हाँ। और कौन कौन जुड़ा है? चलिए, हम लोग बताते हैं। ओके, ठीक है। हम समय सरगम की कथा वस्तु के बारे में विवेचन कर चुके हैं, जिसमें हम समय सरगम कृष्णा सोप्ती का जो प्रख्यात उपन्यास है उसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो यह उपन्यास हमें अपने समय और समाज को जिस आंतरिकता के साथ रचने के लिए मजबूर कर देता है, वहीं पर हमें वर्तमान सामाजिक यथार्थ को तात्विक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है। यह उपन्यास बुजुर्गों के जीवन के सत्य को उजागर कर रहा है। लेखिका उपन्यास में तटस्थता के साथ मनुष्य की स्वाधीनता को उजागर करती है। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग आपको बता चुके हैं कि समय सरगम यह जो उपन्यास है, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो युवावस्था पर लिखे जाने वाले उपन्यासों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अधिकतर उपन्यासकार लिखने वाले जो भी हैं वह समाज की उस वास्तविकता का चित्रण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारा यह जो उपन्यास है यह भी बुजुर्ग वर्ग पर आधारित उपन्यास दिखाई देता है। उपन्यास की जो नायिका है अरण्या, वह प्रतिभाशाली लेखक के रूप में उभर रही है। यह वह निष्ठा के साथ साधना और लगन से लिखने का कार्य कर रही है। उपन्यास की शुरुआत में वह रात्रि में देखे स्वप्न के बारे में विचार करने लगती है। जवानी से लेकर बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई अरण्या अपने ही चेहरे को देखकर बीते हुए वक्त के बारे में सोचने लगती है, और उसकी उम्र के उसके साथी संगी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह संतुष्ट है, वह अब तक जीवित है। उसका मन उसे कहता है कि भूल जाओ उस सपने को और जिंदगी के मजे ले लो। अभी सब कुछ कल ही की तरह है। अंतिम पड़ाव वाली भूमिका कभी भी पास आ खड़ी हो सकती है। उसके बारे में हम क्या सोचें? सच्ची और सबकी जिंदगी एक न एक दिन खत्म ही होने वाली है। उसके बारे में हम नहीं सोचें तो ही बेहतर होगा। इस प्रकार वह अपने आप को समझाने का निरंतर प्रयास कर रही है। वह अपने मित्र ईशान से फोन पर बात करती है, उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, दिल खोल कर बात कर रहे हैं, हंसी खुशी से अपने पल को बिता रहे हैं। अरण्या वक्त की पाबंदियों को मानती है। जब वे दोनों पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो पार्क में रंगी बिरंगी फूल, गोलाकार क्यारियां, मोर पंखी पौधे, सजीले पत्ते अरण्या को आकर्षित करते हैं। और इस पार्क में बूढ़े बुजुर्ग नागरिक घर परिवार से बाहर होकर सार्वजनिक संवाद कर रहे हैं। बीती हुई उम्र का एकांत। जब लेखिका अपने वृद्धावस्था के बीच में यह सारी चीजों को प्राप्त करती है, तो बेटी और माँ अपने उपन्यासों के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने के लिए वह लोलुप हो जाती हैं। इस प्रकार हमारी जो लेखिका है कृष्णा सोप्ती, वह अपने उपन्यासों के माध्यम से सारी बातों को मुखर कर लाने का प्रयास कर रही है। दिन ब दिन बीते हुए समय को और साथ ही में अपने आदर्शों को, मानव जीवन की समस्याओं को, खास तौर पर बूढ़े वर्ग की समस्याओं को बतलाने का प्रयास हमारी उपन्यासकार का होता है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कृष्णा सुप्ती का यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास में हमारी अरण्या अरण्या एक उभरी हुई कलाकार के रूप में आती है, जो कि वह लेखिका है। और लेखिका होने के साथ साथ वह अपने अ, दोस्तों को भी एक प्रेरणादायी वक्तव्य के माध्यम से दिखाई देती है। प्रेरणा उनके दिल में और हृदय में इस प्रकार से भी भर देती है, क्योंकि कामिनी के वक्तव्य को हम लोग देख चुके हैं, कामिनी की वास्तविकता को देख चुके हैं, साथ ही में दमयंती की भी वास्तविकता को हम सभी लोग परिचित हैं। तो जहाँ पर कामिनी की भाई और दमयंती का बेटा उसे परेशान करने के लिए तैयार हो जाता है, तो संघर्षमय जीवन को पूरी तरीके से नष्ट करने का, उसे परित्याज्य करने का प्रयास हमारी कृष्णा सुप्ती जी का रहता है। वास्तविक तौर पर अरण्या उन सभी के माध्यम से वह सभी को बताने का यही प्रयास कर रही है कि निरंतर रूप से ही क्यों न हो, लेकिन वह अपनी वास्तविक जिंदगी से उभर कर वह कहीं न कहीं उसे स्पष्ट करने के लिए लोलुप हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बूढ़ी औरतें हैं या विवाह के संदर्भ में आने वाली अरण्या है, तो अरण्या अपने मन से भी कई प्रकार के साहसों को बटोरने का प्रयास वह ईशान को और साथ ही में दमयंती को और करुणा को देती हैं। ईशान की जो बेटियां दोनों बाहर पढ़ रही हैं, तो वास्तविक तौर पर वह पढ़ रही तो है, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वह अपने पापा के पास रहता है।
मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को, दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को वह सफल बनाने के लिए यह उपन्यास साबित हुआ। हर रचना का सृजन साहित्यकार का उद्देश्य होता है और उद्देश्य के ज्ञान के बिना उपन्यासकार उस नाविक के समान होता है, वह अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं कर पाता। हम यूं नहीं कह सकते कि मनोरंजन करना इतना ही परिमार्जन होता था, लेकिन वास्तविक तौर पर मनोरंजन के साथ साथ आदर्श पात्रों की स्थापना करना, आदर्श विचारों को प्रस्तुत करना, संस्कारों को अपनाना, सामाजिक समस्याओं को उजागर करना, इस प्रकार का उपन्यासकार का एक उद्देश्य होता है। उपन्यास चाहे सुखांत हो चाहे दुखांत, दोनों का उद्देश्य तो एक ही होता है और वह है पाठकों को आनंद की अनुभूति कराना। एक कलाकार उपन्यास की कृति कि तब भी अमर हो जाती है जब उसका उद्देश्य सफल हो जाता है। और इस प्रकार हमारा ये जो उपन्यास है जिसे कृष्णा सोप्ती जी के द्वारा रचित किया गया है, इस उपन्यास के जरिए हमें कृष्णा सोप्ती उन सभी बातों को बताने के लिए लोलुप हो जाती है जिसे वो भोगा हुआ यथार्थ है। और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो यह जो भोगा हुआ यथार्थ है, यह भोगा हुआ यथार्थ उन सभी पीड़ाओं को, उन सभी संघर्षों को हमारे सम्मुख पाठकों के सम्मुख बताने के लिए लोलुप करता है। जो समस्या प्रेमचंद जी के युग में थी, जिस प्रकार हम लोग निर्मला के वक्तव्य को देख चुके हैं, इसके पूर्व भी हमने निर्मला इस उपन्यास पर चर्चा कर चुके हैं, तो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो निर्मला की जो समस्या थी वही समस्या कामिनी की भी है, दमयंती की भी है और मानते हुए चले तो पुरुष होने के पश्चात हमारे ईशान की भी होती है। लेकिन अपने आप को अकेली जिंदगी को जीवन व्याप्त करना या उन सभी के माध्यम से उन पीड़ाओं को दूर करना, इतना ही आरण्य का मूल प्रयोजन नहीं है, बल्कि हम यूँ कहना चाहेंगे कि आरण्य के जरिए एक समाज को प्रेरणा मिल जाती है, क्योंकि यह आरण्य केवल अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, बल्कि समाज की तमाम ऐसी महिलाएं हैं कि जो आज भी उन पीड़ाओं से सम्मिलित हो जाती हैं। और खास तौर पर हम बात करते हैं कृष्णा सोप्ती के वक्तव्य की, तो कृष्णा सोप्ती अपने जीवन में किसी का भी इंटरफेयर करना उन्हें पसंद नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पर उनका राइटिंग में भी एक अपूर्व योगदान दिखाई देता है कि साहित्य सर्जन की जो प्रक्रिया उनमें दिखाई दी, तो वास्तविक तौर पर साहित्य सृजन की प्रक्रिया उनके बीच में उस समय से दिखाई देती है कि जो पुरानी और नई सदी को समेटता हुआ उनका उपन्यास दिखाई देता है। तो समय सरगम उपन्यास में उन्होंने संयुक्त परिवार के भीतर या बाहर वरिष्ठ नागरिकों की जो प्रति उपेक्षा होती है, उनके प्रति जो उदासीनता दिखाई देती है, तो यह उदासीनता उन्होंने समय सरगम इस उपन्यास में मानी। आज के बदलते भारतीय परिदृश्य में यह जो उपन्यास है, यह व्यक्ति की विश्वव्यापी स्वाधीनता को या उसके विचारों को, विस्तार को और उनके प्रतिध्वनित व्यक्तियों को अधिक प्रकाश डाल रहा है। इस उपन्यास में हम लोग देख चुके हैं कि 21 अध्याय है। इसके सभी पात्र जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। मतलब देखिएगा कि जब हम युवावस्था की बात करते हैं, जैसे निर्मला उपन्यास है, तो निर्मला उपन्यास में हम इसके पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि निर्मला ये जो उपन्यास है, ये सामाजिक तौर पर नहीं बल्कि स्त्री की वेदना को लेकर, अनमेल विवाह की समस्या को लेकर, बाल विवाह की समस्या को लेकर, अंधश्रद्धा की समस्या को लेकर आगे उजागर हो जाता है। लेकिन हमारा यह जो समय सरगम उपन्यास है, यह समय सरगम उपन्यास किसी भी युवावस्था पर नहीं बल्कि बुजुर्ग व्यक्तियों पर दिखाई देता है। और उपन्यास की जो नायिका है आरण्या, यह आरण्या वास्तविक तौर पर एक अकेली औरत है और उसने अकेले जीने का निर्णय कर लिया है। पल्लवी, हमारा आवाज आ रहा है बेटा? ओके ओके बेटा, ठीक है। अरण्या पेशे से लेखिका है, उम्र से बूढ़ी जरूर है लेकिन मन से नहीं। नायक ईशान जो विदुर है, पत्नी की मृत्यु के बाद उसका इकलौता बेटा भी मर गया है। ईशान परंपरागत ढांचे में ढला हुआ है और वो अच्छा मित्र है जो जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच चुका है। देखिएगा कि जब वो अपने आप को अकेला फील करती है ना, तो अपना कोई साथी चाहिए, तो अपना साथी वह अपने आप के रूप में ईशान को मानती है। और ईशान की जितनी भी सहेलियां हैं या उसके पत्नी की जो सहेलियां हैं, उसे वह अपनी सहेलियों के रूप में आत्मसात कर रही है। आरण्या पेशे से लेखिका है, उम्र में बूढ़ी जरूर है लेकिन मन से वो बूढ़ी नहीं है।
देखिएगा कि जब हम प्राप्त करते हैं कि हमारे ही घर के जो बुजुर्ग हैं, हम तो यही कहते हैं कि तुम बूढ़े हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, है ना? लेकिन वास्तविक तौर पर उनकी जो ज़िंदगी होती है, उन्होंने बीता हुआ जो पल है, उन बीते हुए पलों से उनके जीवन में आने वाली जो सीख है, वही सीख वो हम लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन अनुभव के आधार पर यदि हम लोग बताएँ, तो उनका अनुभव निश्चित ही तौर पर सराहनीय है। और ऐसा ही हमारा अनुभव है अरण्या, क्योंकि अरण्या एक पेशे से लेखिका होने के बावजूद भी वह उम्र से बूढ़ी है, लेकिन मन से वह जवान दिखाई देती है। नायक ईशान जो विदुर है, विदुर से तात्पर्य वही होता है जो हमने इसके पूर्व भी आपको बताया था कि विदुर से तात्पर्य है कि जिसकी पत्नी मर चुकी है। आज हमारी अरण्या अकेली है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की हुई है। ईशान अकेले हैं क्योंकि उनकी जो पत्नी है उसका देहांत हो चुका है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनका इकलौता बेटा जिसका नाम लवी है, वह भी मर गया है। और जीवन की यथार्थता के साथ, वास्तविकता के साथ हम देख पा रहे हैं कि ईशान एक बूढ़े होने के बावजूद भी एक उनका मन जो है वह अरण्य के प्रति खिंचाव नहीं होता है, बल्कि जिंदगी की वास्तविकता के साथ, यथार्थता के साथ उन्हें प्रतिपादित करना मूल उपन्यासकार का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनका इकलौता बेटा लवी, उसका भी बेटा मर गया। ईशान परंपरागत ढांचे से ढले हुए हैं और वे अच्छे मित्र भी हैं, जो जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं। जीवन का उत्तरार्ध वही होता है, देखिएगा कि जैसे हम इसकी पूर्व आपको बता चुके हैं, बाल्यावस्था होती है, यौवनावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, और प्रौढ़ावस्था के पश्चात आता है जीवन का उत्तरार्ध, जिसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण सही में तब होने लगता है, जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने हमें चलना सिखाया, सारी बीमारियों में हमारा साथ दिया है। एक भी समस्या को हमारे साथ उन्होंने दिखाया नहीं, बल्कि हम यूँ कहें कि उन समस्याओं को दिखाने के लिए कभी हमारे माता-पिता लोलुप भी नहीं हुए। लेकिन पता नहीं क्यों हम बड़ बूढ़े जब हमारे माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं, तब हमारे जैसे कई जो युवतियाँ हैं, कई प्रकार के जो लोग हैं, वह इन सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। वो हमारी उन समस्याओं को, उलझी हुई समस्याओं को जो हमारे मम्मी-पापा ने वो समस्या हम तक आने भी नहीं दी, तो हम उनके किए हुए सभी कृत्यों को भूल जाते हैं। और निश्चित ही तौर पर हमें यह उपन्यास यहाँ पर सीख देने के लिए मजबूर कर देता है कि हमें हमारे परिवार के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना है, हमारे बुजुर्गों के साथ किन संस्कारों के साथ हमें पलना है, किन संस्कारों को हमें अपनाना है। वास्तविक तौर पर अरण्या के जरिए कृष्णा सोप्ती यह बताना चाहती है कि विवाह व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। देखिएगा कि जब कृष्णा सोप्ती अपने जीवन में जो करना चाहते थे, वास्तविक तौर पर ऐसा लगता है समय सरगम पढ़ने के पश्चात कि अरण्य के जरिए उन्होंने अपने वक्तव्य को निखारने का प्रयास किया। अरण्य के जरिए ही उन्होंने कृष्णा सोप्ती ने अपने वक्तव्य को एवं कृतित्व को निखारने का प्रयास किया हुआ है। पारिवारिक जीवन से बिल्कुल अलग होकर वह वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टि से सार्थक जीवन जी सकती है, ऐसा अरण्या का कहना है। अरण्या परिवार में विश्वास नहीं रखती है। उसके मत से व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में बिल्कुल संभव नहीं है। देखिएगा कि जब हम परिवार की बात कर रहे हैं, एक और ईशान है, ईशान की वास्तविकता यह है कि उसका अपना कोई परिवार नहीं है, परिवार के लिए वह तड़प रहा है। लेकिन अरण्या परिवार को नहीं चाहती, इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि उसका वक्तव्य है कि यदि परिवार होता है तो उस परिवार में घुटन भरा वातावरण होता है, और उस घुटन भरे वातावरण से वो बाहर निकलने का प्रयास करे, और इसी कारण वह कहने के लिए तत्पर हो जाती है कि हमें पारिवारिक वातावरण में घुटन का एहसास होने लगता है। अरण्या के व्यक्तित्व में वास्तविक तौर पर हमारी जो लेखिका है, वही लेखिका का व्यक्तित्व झलक कर सामने आता है। लेखिका जब अपने साक्षात्कार में कहती है, देखिएगा हमने आपको हमारी जो लेखिका है उसका भी साक्षात्कार करा दिया है। पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है। मतलब एक और यदि हम अपने परिवार को सुगठित मानते हैं, परिवार का एकत्रित होना, हम दो हमारे दो माँ बाप को फेंक दो वाली कूटनीति को जब हम लोग पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर हम अपने परिवार को ही अपना वसुधैव कुटुंबकम मानने लग जाते हैं, परिवार बनता है, परिवेश घटता है, और जब परिवार से परिवेश हमारा बदल जाता है, परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों परिवेश जब
बदलता है तो नगर बदलता है, नगर बदलता है तो हमारा देश बदलता है, और जब देश बदलने लगता है तो संस्कारों के साथ पनपने वाला हमारा विश्व भी निश्चित तौर पर बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नारी होने के बावजूद भी परिवार को विघटन का माध्यम मानने वाली हमारी लेखिका कृष्णा सोपती जी यहाँ हमें यह परामर्श देती है कि जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित ही तौर पर नारी के लिए परिवार यह विघटन का एक माध्यम बन सकता है। ईशान, चूंकि हम वह लेखिका अपने साक्षात्कार में कहती है, तो पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है। देखिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पारिवारिक जो जीवन होता है, तो यह पारिवारिक जीवन व्यक्ति को नहीं बल्कि हर लेखक को, कोई भी लेखक हो, चाहे वह लेखक नारी हो चाहे वो पुरुष हो, तो वह अपाहिज बना देता है। परिवार का शोरगुल, आवाज आदि लेखक को अपना काम करने में बाधा उत्पन्न कर देता है। जब परिवार की बात चलती है तो परिवार में तो कई प्रकार की बाधाएं होती है। परिवार में शोरगुल होता है, बच्चे होते हैं तो बच्चों की किलकिलाइयाँ होती है, बच्चों की ललकारियाँ होती है, और हम यूँ कहें कि बूढ़े यदि होते हैं तो बुजुर्गों की ताने भी होते हैं, बुजुर्गों की संवेदनाएं होती है, बुजुर्गों की गहराई होती है, उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट होती है। तो यह जब मन में यह घुटन की बात महसूस करती है हमारी कृष्णा सोपती, तो निश्चित ही तौर पर पारिवारिक जीवन को लेखक अपाहिज बना देता है। तो यह बात कृष्णा सोपती के वक्तव्य के माध्यम से प्रखर मुखर होती हुई दिखाई देती है। ईशान जो कि एक भाग्यवादी, नियतिवादी और रिटायर्ड अफसर है, हम लोग देख चुके हैं इसके पूर्व भी इन बातों को, लेकिन आज हम फिर से एक बार उन समस्याओं को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उपन्यास का जो विवेचन हम सभी लोगों को करना है, तो उपन्यास के विवेचन करने से पूर्व उपन्यास का जो वास्तविक दौर है, जो हमारा इर्द गिर्द घूमने वाला जो पात्र है, वह मूल रूप में आती है हमारी अरण्या, और दूसरी रूप में आने वाला हमारा ईशान। तो देखिएगा, ईशान भाग्यवादी, नियतिवादी और रिटायर्ड अफसर है। उनकी 2 लड़कियां जो बाहर पढ़ रही हैं, एक ही बेटा था, चूंकि वो भी दुर्घटना का शिकार हो गया। वो अपने आप को व्यस्त रखने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा कि वो क्यों अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण वो अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, क्योंकि वह अकेली जिंदगी को जिए और अकेली जिंदगी व्यापन करते हुए वह किसी न किसी समस्या की ओर न चले जाए, इसलिए वह अकेले जीवन जी रहे हैं, और अकेले जीते हुए वो अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। उन्हें अपने बेटे का गम बहुत सताता है। देखिए ना, अटैचमेंट हर किसी का होता है दोस्तों। अब अटैचमेंट होते हुए हम यूं भी जान सकते हैं कि अटैचमेंट किस प्रकार का होता है। बेटे का बेटी की तरफ, बेटा पति का पत्नी की तरफ, माँ का अपने बेटे की तरफ। और जब इस प्रकार का अटैचमेंट होता है तो निश्चित ही तौर पर हमारी ईशान का उनके बेटे के प्रति अटैचमेंट होना एक निजी बात थी, अपनी बात थी। और यही है कि जब जीवन के उन सभी दुखों को याद करते हैं और अपना कोई नहीं रहता, तो उस समय में निश्चित ही तौर पर कहीं न कहीं उन सभी चीज़ों को सोचने के लिए, देखने के लिए वह इंसान मजबूर हो जाता है। और आज हमारा ईशान उस अटैचमेंट के साथ पूरी तरह से घुल-मिल गया है, और उससे उभरने के लिए ही क्यों न हो, वह अपने आप को बिज़ी रखने का निरंतर प्रयास करता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में अरण्या और ईशा दोनों का आना, एक दूसरे के जीवन में आना हरा भरा हो जाता कर देता है। अरण्या अकेली है और ईशान भी अकेले हैं। ऐसे में दोनों सोचते हैं कि दोनों शेष जीवन के सुख को और दुख को साथ बांट लें। वे दोनों हमेशा चाय के लिए, नाश्ते के लिए एवं डिनर के लिए साथ साथ चलते हैं। साथ साथ घूमने का जो आनंद होता है, वह अरण्या अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी समेटना चाहती है। हर पल वो खुशी से जीना चाहती है, उसे मृत्यु से बिल्कुल भी भय नहीं है। वो कहती है, आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है, यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो, एक बार चुके तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। देखिएगा कि जब हम उस समय सरगम को देखना चाहते हैं, तो समय वास्तविक तौर पर किस प्रकार से बीतता चला जाता है। जब हम यौवनावस्था की बात करते हैं, प्रौढ़ावस्था की बातें करते हैं, तो कई उपादान हम लोगों के पास रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होते समय उन बूढ़े लोगों का अटैचमेंट उस परिवार के प्रति होना नितांत स्वाभाविक है। जब बूढ़े हमारे माता पिता हो जाते, लेकिन जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमें दिए थे, उन संस्कारों को न जाने हम कहाँ पर डाल देते हैं।
दमयंती, ईशान को 1 महीने के लिए दिल्ली के बाहर जाना था। देखिएगा कि जब हम कहते हैं कि एक बार उनसे बह चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। उन पलों के बारे में, उन समय के बारे में वह सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़कर वह उस क्षण को पकड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं जो तुम्हारा है, ये शाम हमारी है, यह क्षण हमारा है, यह बारिश लपक कर हथेली को हमें समेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। ईशान को एक ईशान को 1 महीने के लिए दिल्ली से बाहर जाना था। जाने के पहले टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, घर की चाबी और कुछ नकद अरण्या के हाथ में वो दे जाता है। एक लिफाफा देता है जिसमें एक वैयत की कॉपी रख दी है। देखिएगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं अपने तजुर्बे के साथ साथ, अपने समय के साथ साथ वो सारी सीख ले लेते हैं। और यही सीख हमें ईशान के पात्र के माध्यम से भी प्रतीत होती है कि जब वो दिल्ली के लिए, दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो उस दिल्ली दौरे के दरमियान उन्हें पता नहीं कि हमारी जिंदगी कौन से मोड़ पर चली जाएगी। तो उस लिफाफे में वो सारी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो विरासत होती है, वो विरासत में आने वाली सभी प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज होते हैं वो अरण्या के पास छोड़कर, लाइट बिल भी उन्होंने दे दिया है, बिजली का बिल जिसे हम कहते हैं, टेलीफोन का बिल उन्होंने उनके पास दे दिया है। और अरण्या हर किसी के संदर्भ में वह बात करना चाहती है। एक लिफाफा उनके पास दे देता है और वही जो वैयत की कॉपी है वो भी उन्होंने रखवा दी है। यात्रा में यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी जो 2 बेटियां हैं उन्हें ही सब कुछ मिले, ऐसा उनका कहना है। दमयंती ईशान की केवल एक अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि वह उनके हर पलों को संजोने वाली है। बेटा हमारी आवाज आ रही है ना? ओके ओके। दमयंती ईशान की दोस्त है। पति की मृत्यु के पश्चात वह अध्यात्म में अपना वक्त बिता रही है। देखिएगा अब तक तो हम अरण्य को देख चुके हैं। अरण्य किसी भी प्रकार के अध्यात्म को अपनाने वाली औरत नहीं है, बल्कि हम यूं कहना चाहेंगे कि दमयंती ईशान की दोस्त है। देखिएगा ईशान की जो दोस्त है वही ईशान के दोस्त अपनी अरण्या की भी दोस्त है। तो पति की मृत्यु के पश्चात जब दमयंती के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अध्यात्म में अपना अधिकतर वक्त बिताती है। साधु महात्माओं के बीच में वह रहती है। दमयंती जवानी के दिनों में अत्यंत सुंदर और चुस्त हुआ करती थी। दमयंती के परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, फिर भी उस परिवार में उसकी उपेक्षा होती है। देखिएगा कि जब हम परिवार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो परिवार की बात करते हुए परिवार में बेटा है, बहू है, लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी हमारी दमयंती अकेली फील कर रही है। उसका बेटे उसके साथ पराई के जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वो अपने घर में भी पराई है। वो अपना दुख अरण्या को बताती है। मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों कर परेशान हो जाते हैं। देखिएगा कि जब दमयंती अरण्या के साथ बात करती है तो निश्चित ही तौर पर वह भी अपने आप को अकेले रहने का, अकेले जी पाने का प्रवास जो वह करती है, तो यही प्रयास वह अपनी जिंदगी के साथ करने का हौसला अपनी दमयंती के साथ करती है। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो दमयंती की जो वास्तविकता है, दमयंती की वास्तविकता यह है कि वह परिवार के साथ जीती है, फिर भी वह अकेली है। और वह कहती है कि मैं तुम्हारी तरह यदि अकेली होती तो क्यों कर परेशान होती। बच्चे साथ रह रहे हैं, मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है, खर्चा भी वो स्वयं कर रही है और मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। बिना मेरी इजाजत के मेरा सामान इधर से उधर करते रहते हैं। अरण्या, मैं बहुत दुखी हूँ। अपने दिल के दुख को बांटने के लिए अपना कोई चाहिए और यही अपना जो है वह अपना अरण्य के जरिए मिल जाता है। पीछे आश्रम गई तो माधो को धमकाते रहे। अब देखिएगा कि जब वो चली जाती कहीं और तो माधो, उनका जो नौकर है, उनको वो धमकाते हैं और बताओ बताओ मम्मा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। अब देखिएगा कि वह उनका बेटा बहू लॉकर की चाबी के लिए माधो को हमेशा डांटता है, फटकारता है, धमकाता है। बच्चों की ऐसी हरकतों से मेरा धीरज खत्म हो रहा है। ये जो ऐसे वाक्य आ रहे हैं आपको, जो बीच बीच में हम आप पूरा सेंटेंस बता रहे हैं, यही वाक्य आपको आरसी के लिए पूछे जाएंगे। आरसी का मतलब रेफरेंस कॉन्टैक्ट होता है।
अब रेफरेंस कॉन्टेक्ट देखिएगा, संदर्भ स्पष्टीकरण आपको केवल वाक्य दिया जाएगा और वाक्य के साथ आपको नीचे उसका स्पष्टीकरण करना है। अब स्पष्टीकरण कैसे करोगे? तो प्रस्तुत ये जो वाक्य है, यह प्रस्तुत वाक्य समय सरगम इस उपन्यास से लिया गया है और समय सरगम इस उपन्यास की जो नायिका है वो अरण्या है। क्योंकि हम देख चुके हैं अरण्या और ईशान, इनके जो दोस्त हैं दमयंती, तो दमयंती ने अपनी वास्तविकता के बखान को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया और यह जो प्रस्तुत अवतरण है इन्हीं दमयंती के उद्गारों से रचित यह वाक्य है। इस प्रकार आपको संदर्भ हो गया। फिर स्पष्टीकरण के तौर पर लिखना है कि जब दमयंती अपने आप को अकेला फील कर रही है, पूरे परिवार के साथ रहती है, बेटा और बहू के साथ रहती है और बेटा और बहू के साथ रहने के बावजूद भी जब माधव को वह धमका रहा है उसका बेटा चाबी के लिए, मतलब उनकी जो लॉकर की चाबी है, तो वह लॉकर की चाबी ढूंढने के लिए भी उसे वह धमकाने का प्रयास करता है। तो वह यह जो वाक्य है, यह प्रस्तुत वाक्य इस प्रकार से रचा गया है। इस प्रकार आपको लिखना है। तो बच्चों की ऐसी हरकतों से मेरा धीरज खत्म हो रहा है। एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो बहू ने मेरा दिमाग उठा लिया और अपने कमरे में रख लिया। अटैचमेंट होता है दोस्तों, देखिएगा हमारा भी अटैचमेंट होता है, किसी का फूलदान के बीच में हमारा अटैचमेंट होता है। कई जगह पर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि हम लोग किसी न किसी अटैचमेंट में चलते जा रहे हैं, है ना। तो अटैचमेंट को दिखाते हुए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार कृष्णा सोप्ती जो है उसकी सहेली दमयंती, तो उसका जो दीवान है वह भी उनकी बहू ने उठा लिया और अपने घर में रख लिया। और इस पर कृष्णा सोप्ती कहती है कि ममता, देखिएगा पूछने पर वह कहा कि उसे पसंद है, मैं ड्राइंग रूम में अपने मेहमानों को नहीं बिठा सकती। इस पर कृष्णा सोप्ती कहती है कि ममता, माँ सिर्फ ममता ही है क्या? उसके अस्तित्व में और उसके व्यक्तित्व में सूत्र अब भी पिता, पति और पुत्र के हाथों में होता है। देखिएगा कि जब हम अपने भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह भारतीय संस्कृति पिता के तौर पर होती है, पति के तौर पर होती है, पुरुष प्रधान संस्कृति होती है। और यहाँ पर हमारा जो पिता, पति और पुत्र, इन्हीं के हाथों में जब पूरी बागडोर चली जाती है तो देखिएगा कि अंत में हमारी जो दमयंती है उसका हश्र क्या किस प्रकार का होते हैं। तो महीने भर के पश्चात ईशान के यहाँ माधव का फोन आया कि हमारी साहिब, मतलब मेम साहब अब नहीं रही। कितना कारुणिक और दारुणिक अंत त्रसित होकर, व्यतीत होकर हमारी दमयंती का हो गया। यहाँ पर उपन्यास का एक पात्र, चूंकि यह अर्चना की एक दोस्त के रूप में उभर कर सामने आती है। दोस्तों हम इसके पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि पात्र जो भी होते हैं तो पात्रों के जरिए हमारा उपन्यास उन पात्रों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक हमारा जो उपन्यास है समय सरगम, यहाँ भले ही हमारी ईशान और अरण्या के प्रति खिंचाव की ओर चला जाता है, फिर भी हमारी अरण्या जो है वह अरण्या दमयंती की ओर आकर्षित हो जाती है। दमयंती की हर घटना का दस्तावेज वह अपने रूप में देने का प्रयास करती है। ईशान और अरण्या, अब देखिएगा कि जैसे दमयंती है तो दमयंती की जैसे ही उनके एक दूसरी सहेली है, दूसरे दोस्त है जिसका नाम है कामिनी, तो वह भी वृद्धावस्था में पारिवारिक क्रूरता का शिकार हुई है। उसके भैया भाभी उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। वे कामिनी को दवा के बदले नींद की गोलियां देकर बेसुध कर देते हैं। देखिएगा कि जब हम दमयंती के परिवार को देख चुके हैं तो दमयंती के परिवार में उसका अपना बेटा है, बहू है, जो अपना होकर भी उसका अपना नहीं बन पाया, अकेली जीवन यापन कर रही है और उसका कितना कारुणिक एवं दारुणिक अंत हो चुका है। त्रसित व्यतीत होकर वह अपनी अरण्या से रिक्वेस्ट कर रही है, एक यातना भरी व्यथा को प्रस्तुत कर रही है कि पता नहीं मुझे मेरा बेटा और बहू ही मार देगी। और यही जो डर है, यही डर हमारी कामिनी को भी प्राप्त हो रहा है। तो ईशान और अरण्या, इन दोनों की जो दूसरी दोस्त है वह है कामिनी, वह भी वृद्धावस्था में पारिवारिक क्रूरता का शिकार हो गई है। यौवनावस्था में, प्रौढ़ावस्था में तो सब सबके साथी होते हैं, लेकिन वही साथी होता है जो हमारी वृद्धावस्था में होता है। और यहाँ पर वृद्धावस्था में पारिवारिक क्रूरता का शिकार हुई कामिनी अपनी दन्नावस्था को, अपनी त्रसित भावना को, अपनी त्रसित व्यथा को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। उसके भैया और भाभी उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। वे कामिनी को दवा देने के बदले नींद की गोलियां दे देते हैं और उसे बेसुध कर देते हैं। वह ऊपर ऊपर कामिनी की देखभाल का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कामिनी उनके नाटक को पहचान लेती है
खुकू जो कामिनी की देखभाल के लिए रखी है, वह कामिनी की सारी बातें उसके भैया भाभी को बता रहे हैं। उनमें उनमें से पैसा निकाल लेती है और उनके भैया भाभी उनको बिना बताए कामिनी के घर का सौदा भी कर देते हैं। उसके घर के ओरिजिनल कागजात भी गायब हो चुके हैं। आपको क्लियर तो हो रहा है ना पल्लवी? हाँ, पूजा भी जुड़ गई क्या? देखिएगा, आज आप लोगों में से कितने लोग जुड़े हैं हम देख नहीं पा रहे हैं और नहीं हम आपको दिखाई दे रहे हैं, बट हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। क्लियर सुनाई दे रहा है ना आपको? ओके ओके ओके। ओके जी, ठीक है। तो कामिनी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कामिनी ईशान और अनन्या की एक दूसरी दोस्त है। कामिनी वह वृद्धावस्था में पारिवारिक क्रूरता का शिकार हो चुकी है। उसके भैया भाभी उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। वो कामिनी को दवा के बदले नींद की गोलियां दे रही है और उसे बेसुध करते हैं। वह ऊपर ऊपर कामिनी की देखभाल का नाटक करते हैं, लेकिन कामिनी उसके नाटक को पहचान लेती है। कोको जो कामिनी की देखभाल के लिए रखी गई है, वह कामिनी की सारी बातें उसके भैया और भाभी को बताती है और उनसे पैसा निकालती है। उनके भैया और भाभी उसको बिना बताए कामिनी के घर का सौदा करते हैं। उसके घर के ओरिजिनल कागजात भी गायब हो चुके हैं। वह यह बात ईशान और अरण्या को बताती है। कामिनी ईशान की पत्नी लक्ष्मी की सखी थी। वह दोनों साथ-साथ पढ़ाती रही थी। मतलब देखिएगा कि वो जो दोनों सहेलियाँ थी, कामिनी वास्तविक तौर पर ईशान की पत्नी लक्ष्मी की सखी थी। वह दोनों एक-दूसरे की सहेलियाँ थी और निश्चित ही तौर पर वह एक-दूसरे को पढ़ाने का कार्य कर रही थी। कामिनी लंदन में काम करती थी, उसने भी शादी नहीं की थी। देखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं हमारे उपन्यास की नायिका अरण्या, तो वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो अरण्या की ही दूसरी जो सहेली है वो है कामिनी और अरण्या के साथ ही कामिनी ने भी शादी नहीं की है। उसके भाई उसकी पूरी दौलत लुटाना चाहते हैं। आजकल वो बीमार हो गई है। उसके भाई उसके इलाज के बदले उसे नींद की गोलियां देकर बेसुध कर रहे हैं। हाँ, उसके कमरे से 1 मिनट तो आ रहा है आपको? आप लोग रुक जाइए। हाँ, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कामिनी की। कामिनी लंदन में काम करती थी, उसने भी शादी नहीं की थी, उसके भाई उसकी दौलत लूटना चाहते थे। आजकल वो बीमार हो गई है और उसके भाई उसके इलाज के बदले उसको नींद की गोलियाँ देकर बेसुध कर देते हैं। उसके कमरे को बाहर से ताला लगा देते हैं, अंदर कामिनी बंदिश है। वह कामिनी को फार्म हाउस बुलाते हैं। कामिनी को डर लग रहा है कि वह उसे मार देंगे। यह बात वह अरण्या को बताती है। कामिनी के घर से अरण्या लौट कर आती है और सोच रही है कि बदन पर बीमारी की सांकल और अंदर आत्मा उसकी छटपटा रही है। जल्दी पहुंच जाएगी नर्सिंग होम में और कोठी उठ जाएगी नई इमारत। अरण्या सोचती है, कामिनी तो ज्योतिष पढ़कर आई है, फिर उसे अपना भविष्य क्यों नहीं समझता। कामिनी की बातें सुनकर अरण्या को डर लगता है। वह ईशान से कहती है कि हम कर्म में स्वतंत्र हैं, पर पर फल भोगने में परतंत्र। उपन्यास के अन्य पात्र दमयंती और कामिनी आदि को बुढ़ापे ने घेर रखा है। देखिएगा कि अरण्या, दमयंती और ईशान एक ही जैसे वक्तव्य दिखाई देते हैं, लेकिन पारिवारिक धरोहर के साथ-साथ अपने जीवन को स्वतंत्रवादी विचारधारा को अपनाने वाली अरण्या अपने आप को एक यौवनावस्था से प्राप्त नवयुवक से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानने के लिए तैयार हो जाती है। उपन्यास का जो पात्र है दमयंती और कामिनी अपने आप को बुढ़ापे में घेर रखती है, पर अरण्या अपने आप को आज भी युवा समझ रही है। अरण्या पारिवारिक जीवन से के झंझटों से मुक्त है। ईशान परिवार को सुरक्षा की नीड समझता है। दोनों के विचारों में काफी मत भिन्नता है। ईशान और अरण्या इन दोनों की जन्म तिथि जो है वह भी सेम है, तारीख एक ही है। उस दिन वह अपने मित्रों को घर पर बुलाते हैं। अरण्या ने 2 केक लाए और वो कहती है, ईशान हमारी जन्म तिथि एक है, पर मैं और आप 2 व्यक्ति हैं। लेकिन नौकर बहादुर
केक को उठाकर कचरे के बाल्टी में फेंक देता है। अरण्या को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि ईशान की जिंदगी में मेरी जगह केक की तरह है जो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। और स्त्री की इस स्थिति को यह कतई स्वीकार नहीं करती, वह घर लौट आती है। अरण्या अपने फ्लैट को लेकर भी चिंतित है। देखिएगा कि जब अपनी बातों को, अपने जज्बातों को वो एक दूसरे के साथ शेयर करने का प्रयास करती है, तो निश्चित ही तौर पर अरण्या अपने फ्लैट को लेकर चिंतित हो रही है, क्योंकि वह ईशान को अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। लेकिन फिर भी जीवन की उस वास्तविकता का चित्रण, जीवन की समस्याओं का चित्रण करना केवल उनका मूल प्रयोजन न होता है, बल्कि अपने फ्लैट को लेकर चिंतित होने वाली वो जो नायिका है, वो वास्तविक तौर पर उसके जो कागज हैं वह भी ठीक ठाक ढंग से नहीं रख पाती, क्योंकि उसने लोन लेकर अपने फ्लैट को रखा था। ईशान से वो अपने फ्लैट की बिक्री के बारे में बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वतंत्र विचारों को अपनाने वाली नारी है। स्वतंत्र विचारों को अपनाकर वह अपने वक्तव्य को निखारने के लिए प्रयास करती है, और वह अपनी परेशानी दूसरों को बिल्कुल जताना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, जिस कारण ईशान को वह अपनी बातों को बताना नहीं चाहती। और उसने अब तय कर लिया कि फ्लैट को बेचने के बाद अपनी सहेली विनीता के घर में रहने का वह इंतजाम अपने आप कर लेगी। और यह बात जब ईशान को पता चलती है, तब ईशान अरण्या को अपने घर में रहने का अनुरोध करता है। ईशान कहता है कि देखा अरण्या, जो कहने जा रहा हूँ उसे हंसी में मत उड़ाना। अगर मैं यह कहूँ कि एक कमरा, अटैच बाथरूम, एक बालकनी तुम्हारे लिए मेरे फ्लैट में ही मौजूद है, और इस बात पर सोचने के लिए अरण्या एक दिन का वक्त मांग लेती है। दोनों भी जानते थे जो वक्त बीत गया है एक दूसरे को जाने बिना ही पुराने कैलेंडरों में खो गया है, और उसे तो लौटाया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार उपन्यास में अरण्या जब पहली बार ईशान के कमरे में सोती है, तो रात की क्षमा में बोर के आसपास दो वृद्ध आत्माएं अपनी जर्जर देह के भीतर मालकन राग के साथ झंकृत होते हैं। वे तन से निकट नहीं आए, किंतु मन से बिल्कुल पास पास आए। और इस संदर्भ में अरविंद त्रिपाठी जी का जो कहना है, उन्हीं के शब्दों में हम प्रकट करना चाहेंगे। हम नौजवान लोग समझते हैं कि प्यार हम ही कर सकते हैं, अभिसार भी हम ही कर रह सकते हैं, बूढ़े क्या खाक प्यार कर पाएंगे। पर सच्चाई यह है कि प्रेम कभी मरता नहीं, और न ही वह उम्र का मोहताज होता है। अरण्य के व्यक्तित्व में लेखिका का आत्मांश नजर आता है। साहित्य जगत में कृष्णा के व्यक्तित्व में लेखिका का आत्मांश मूलतः नजर आता हुआ दिखाई देता है। साहित्य जगत में कृष्णा सोप्ती जी ने अपने साहसी होने का जो परिचय दिया, उस समय सरगम के बहाने कृष्णा सोप्ती ने अपने साहसी होने का मूलतः परिचय दिया। कृष्णा सोप्ती बुजुर्गों की दुनिया की मस्ती के साथ ऐसे अनेक मनोभावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। कृष्णा सोप्ती सपनों के संसार से नहीं, बल्कि जीवन के यथार्थ को अपने कथ्य के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। समय सरगम वास्तविक तौर पर जीवन रूपी समय का राग है। इसमें अनेक बंदिशें हैं। राग है, अनुराग है, विराग है, नेह है, प्यार है, दुलार है, और समय के बहाने ही क्यों न हो सम्मोहित करता रहता है, उदास करता है, मन के अंदर का पाखी उड़ान के लिए फड़फड़ता है। और संचित जीवन का यही वह राग है, चूंकि कृष्णा सोप्ती उपन्यासों के जरिए इन सभी बातों पर प्रयास कर रही है। तो समय सरगम जीवन रूपी समय का वह सार है। इसमें जीवन की अनेक बंदिशें हैं, राग दिखाई देता है, अनुराग दिखाई देता है। अरण्या के माध्यम से जो विवाह नारी के लिए आधुनिक जीवन के तौर पर समय सरगम उपन्यास की नायिका, क्योंकि वह अरण्या अपने जीवन में जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निश्चय कर लेती है। एकांत पति का अरण्या अपना जीवन स्वतंत्र विचारों के साथ जीना चाहती है। पुरुष प्रधान समाज में वैवाहिक जीवन के अंतर्गत नारी अनेक यातनाओं के साथ, अनेक समस्याओं के साथ जूझती हुई दिखाई देती है। मध्यकाल में पतिव्रता धर्म का पालन केवल नारी की जिम्मेदारी मानी जाती थी। आर्थिक रूप में स्वतंत्र न होने से पूर्ण रूप से पुरुषों पर ही उसे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आधुनिक युग में विवाह के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण बदल रहा है। आधुनिक नारी आर्थिक रूप में स्वतंत्र होती जा रही है। विवाह नारी के लिए जीवन की अनिवार्यता नहीं है। अकेले जीकर भी सार्थक जीवन जीना संभव नहीं है। प्रिया, हमारी आवाज आ रही है ना?
हाँ, अब इसके बाद है ना हम लोगों का दूसरा लेक्चर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तुरंत आपको जुड़ना है, हमने ग्रुप पर एक लिंक भी छोड़ दिया आपको, ठीक है? हाँ, हाँ। हाँ जी। ठीक है पूजा, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी ना हमारा समय समाप्त हो चुका है। हम लोग अभी दूसरे लेक्चर्स में मिलते हैं, है ना? ओके, आज का जो लेक्चर हुआ वो समझ में तो आया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? किसी को कोई समस्या है? समझ में तो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, आवाज़ कट रही है आपकी, बोलिए। प्रिया, पूजा, क्लियर हो गया आपको? हाँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग आपको बता चुके हैं कि एकांत पति का अरण्य जो है वो अरण्य अपना जीवन यापन किस प्रकार से वो स्वतंत्र विचारों के साथ आत्मसात करने का प्रयास करती है। तो आगे आगे की तासिका में हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वह उन समस्याओं को उजागर करने का सफल प्रयास कर रही है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के साथ-साथ वो किस प्रकार उसे पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता है, यह सारी चर्चा हम इसके पूर्व कर चुके हैं। तो दोस्तों कल की तासिका में हम फिर से एक बार इस उपन्यास का विवेचन करेंगे। ठीक है? मिलते हैं हम दूसरे तासिका में।